हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एसीएफ में सिलेबस में पहला पॉइंट दिया है फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनकी बात की थी। मैंने आपसे कहा था मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन। बात की थी प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश, 1 इकाई का मतलब 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम या 4.8 गुना 10 की घात -10 ESU। इलेक्ट्रॉन के अंदर -1 इकाई ऋणावेश है और न्यूट्रॉन पर हमने बात की थी 0 आवेश होता है। फाइनली द्रव्यमान की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नेग्लिजिबल है। एनसीईआरटी के हिसाब से 0.000549 AMU इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इन तीनों में बात करें तो सबसे लाइट पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है और सबसे हैवी पार्टिकल इन तीनों में बात करें तो न्यूट्रॉन है। वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग आपस में कैसा होता है, समान होता है। ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है कि अपन बात करें प्रोटॉन की तो 1.007 और न्यूट्रॉन भी इसी के अप्रॉक्सीमेट 1.008 AMU के आसपास होता है। नेक्स्ट हमारे जो अगला टॉपिक है सिलेबस के अंदर, एसीएफ की क्लास के अंदर जो अगला टॉपिक्स है वो आपको इन्होंने दिया है डी ब्रोगली अवधारणा। डी ब्रोगली अवधारणा की बात की है या आप सबने पढ़ा होगा डी ब्रोगली की यहाँ द्वैत प्रकृति की बात की गई है। अलग अलग मॉडल्स हैं हमारे कोर्स के अंदर। परमाणु के आधुनिक मॉडल्स हैं, परमाणु के 2 मॉडल्स हैं, कुछ पुराने मॉडल्स हैं और कुछ आधुनिक मॉडल्स हैं, जिसके अंदर हमारे कोर्स के अंदर परमाणु का आधुनिक मॉडल्स दिया है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति। डी ब्रोगली के ऊपर अभी तक सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन आया है, ये वाला, निम्न में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी। इसके अलावा नीट के पर्पज से देखें, निम्न में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी, और कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। अब आप सबने पढ़ा है डी ब्रोगली ये कहता है कि जिस तरीके से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है उसी तरीके से कोई भी सूक्ष्म कण हो उसकी द्वैत प्रकृति होती है, या तो कणीय प्रकृति होती है या क्या होती है, तरंगीय प्रकृति होती है। आप सबने पढ़ा है कि जो डी ब्रोगली है उसने आइंस्टीन का सिद्धांत E = mc² और मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है E = hν या E = hc/λ, इन दोनों की सहायता से एक डी ब्रोगली इक्वेशंस दी है जिसे हम बोलते हैं λ = h/p। यहाँ h प्लांक स्थिरांक है, p संवेग है और लैम्डा तरंग की तरंगदैर्ध्य है, या हम ये भी कह सकते हैं λ = h/mv। इस फॉर्मूले के बेसिस ही अभी तक आरपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं λ = h/mv पर। डी ब्रोगली के अंदर डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दी है λ = h/mv, इसी के बेसिस कई बार क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ लैम्डा का तात्पर्य तरंगदैर्ध्य से है, h प्लांक नियतांक है, m जो भी सूक्ष्म कण है उसका द्रव्यमान है, v उस सूक्ष्म कण की क्या है, वेलोसिटी है। सीधी सी बात डी ब्रोगली ये कहना चाहता है कि कोई भी पार्टिकल है, हो वो पार्टिकल, लेकिन वो चलता किस फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है। इस अर्थात कोई भी जो गतिशील कण होता है उसकी द्वैत प्रकृति है, कणीय प्रकृति भी है और क्या, तरंगीय प्रकृति भी है। तो λ = h/mv पर सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, फिर जो अगला सेशन होगा उसके अंदर मैं इसके अंदर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा किस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं। जब 2011 का पेपर आया था आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का, तब तो बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर 4 इक्वेशंस दे रखी थी और उसने ये पूछा था कि बताएं इनमें से कौन सा समीकरण व्यंजक सही है, कौन सा समीकरण व्यंजक गलत है। तो उसके अंदर सीधे से फॉर्मूले थे E = hν, दूसरा फॉर्मूला था E = mc², तीसरा फॉर्मूला था λ इसको उल्टा कर रखा था p/h, और यही उसका आंसर था कि ये वाला फॉर्मूला सही नहीं है। ध्यान रखें, लेकिन अब एग्जामिनर अपने स्तर को बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से देगा। λ = h/mv, इस पर सबसे पहला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, कोई गतिमान इलेक्ट्रॉन है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन है, सूक्ष्म कण है, गतिमान है। तो डी ब्रोगली ये कहता है कि कोई भी अगर गतिशील सूक्ष्म कण है तो उसकी द्वैत प्रकृति होती है, होता तो कण है लेकिन वो चलता किस फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है। अब डी ब्रोगली ये कहना चाहता है कि
जो मुझे जब वो वेव फॉर्म में चलेगा तो जो मुझे उसकी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी वो कहीं ना कहीं उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगी। अगर कोई भी गतिशील कण उसका द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो उसकी लैम्डा क्या होगी, कम होगी। और यदि गतिशील कण दोनों का द्रव्यमान एक जैसा है तो उस समय वो कहीं ना कहीं वेग के ऊपर निर्भर करेगा कि जिसका वेग ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा। इसी बेसिस के ऊपर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। h प्लांक कांस्टेंट है, m जो भी गतिशील कण है उसका मास है, v उसकी वेलोसिटी है, लैम्डा उसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य। अब क्वेश्चंस को देखें, ये कह रहा है कि कोई भी कण है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो गतिशील है, अब उसकी तरंग दैर्ध्य है। तो सीधी सी बात है, ये यहां पर ये पूछना चाह रहा है कि कोई गतिशील कण है, उसकी तरंग दैर्ध्य है। तो जैसे ही अपने दिमाग में आ जाए कि कोई भी गतिशील कण है, उसकी तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है, तो तुरंत डी ब्रोगली की दिमाग में इक्वेशंस आनी चाहिए। कैसे? लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। क्योंकि डी ब्रोगली ये कहता है कि कोई भी अगर गतिशील कण है तो उसकी कणीय प्रकृति के साथ कौन सी प्रकृति होती है, तरंगीय प्रकृति होती है। अब उसने क्वेश्चन कहा कि गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य नंबर 1 गति बढ़ने पर बढ़ता है, नंबर 2 गति पर निर्भर नहीं करता है, नंबर 3 गति बढ़ने पर घटता है, और नंबर 4 है शून्य होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डी ब्रोगली अवधारणा पर है, गतिशील इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य। अगर मैं देखूं लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन एम वी। h यहाँ पर कांस्टेंट है, एम भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की गई है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो लैम्डा वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका लैम्डा कैसा होगा, कम होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य पहला, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, गलत बात है। गति पर निर्भर नहीं करता, ऐसा भी नहीं है, निर्भर करता है। तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा कि गति बढ़ने पर इसका जो गति बढ़ने के साथ, वेलोसिटी बढ़ने के साथ इसके लैम्डा के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसने कहा निम्न में से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। वहां पर इस वाले क्वेश्चंस के अंदर मुझे ये मानना है, ये मुझसे पूछना चाह रहा है कि निम्न में से किसका लैम्डा मैक्सिमम होगा। अब लैम्डा किसका मैक्सिमम होगा, h यहां पर कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चंस के अंदर ये था कि निम्न में से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, ये मानते हुए कि सबकी वेलोसिटी एक जैसी है। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में उसका लैम्डा मैक्सिमम होगा जिसका मास कैसा होता है, कम होता है, जिसका द्रव्यमान कैसा होता है, कम होता है। अब हम इन चारों पार्टिकल्स को बात करें तो सबसे पहला है अल्फा कण। कल ही हमने कहा था अल्फा कण क्या है, हीलियम का द्विधनावेशित आयन है। कल ही बात की थी कि अल्फा कण के ऊपर 2 इकाई धनावेश होता है और द्रव्यमान कितना होता है, 4 AMU होता है। तो इसका मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान तो हुआ 4 AMU। मैंने आज ही आपको बताया कि प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेट होता है 1 AMU। न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 1 AMU। बीटा पार्टिकल्स क्या है, बीटा पार्टिकल्स -1 E0। इसका मतलब यह है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, इनके ऊपर ऋणावेश होता है। और कल ही हमने बात कर ली थी कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो नगण्य होता है। इस बेसिस को अगर आप देखें तो निम्न में से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, तो जिसका मास सबसे कम है उसकी लैम्डा सबसे ज्यादा होगी। और यहां आपको स्पष्ट दिख रहा है सबसे कम मास किसका है, बीटा कण का है। इसीलिए इसकी जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी वो कैसे होगी, अधिकतम होगी। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता, निम्न में से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी, तो उस स्थिति में हमारा आंसर अल्फा पार्टिकल होता, क्योंकि इसका मास कैसा है, सबसे ज्यादा है। जिसका मास सबसे ज्यादा है उसकी लैम्डा कैसी होगी, कम होगी। ध्यान रखने की बात यह है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर यह माना जाता है कि चारों की चारों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो एक जैसी है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। इसीलिए लैम्डा और m एक दूसरे के इनवर्स हैं। m जिसका कम होगा उसका लैम्डा कैसा होगा, अधिकतम होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्न में से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी? ये वाला क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया है। मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन आपसे एसीएफ, एफआरओ या नीट के अंदर थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर डी ब्रोगली अवधारणा में पूछा जाता है। निम्न में से किसकी लैम्डा मैक्सिमम है या निम्न में से किसकी लैम्डा मिनिमम है? यहां पर यह देखना है कि जिसका मास मैक्सिमम होगा उसकी लैम्डा कैसी होगी? मिनिमम होगी। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है? हमने कहा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य होता है, शून्य होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है? 1 AMU होता है। अगर हम CO2 अणु की बात करें तो आपको पता है कार्बन का जो द्रव्यमान है वो है 12 AMU, O2 का कितना है? 32। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो CO2 का जो द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा? 44 AMU। इसी तरीके से SO2 के एक अणु की बात करें तो सल्फर का परमाणु भार 32 और O2 का 32 और 32 कितना हो गया? 64 AMU। तो इससे स्पष्ट बात ये हुई कि जिसका मास सबसे ज्यादा है उसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी। और ये मानेंगे कि ये चारों के चारों पार्टिकल्स हैं वो उनकी वेलोसिटी कैसी है? एक जैसी है। h कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जिसकी वेलोसिटी h कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है जिसका मास ज्यादा होगा उसकी लैम्डा सबसे कम होगी। और इनमें सबसे ज्यादा जो मास है वो कौन से अणु का है? SO2 अणु का है। इसीलिए निम्न में से जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है वो सबसे न्यूनतम कौन से अणु की होगी? SO2 अणु की होगी। तो डी ब्रोगली अवधारणा में थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन बनता है तो किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है? पहले तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह की उम्मीद कम है आजकल क्वेश्चन आने की कि 4 आपको फॉर्मूले दे दिए जाए और कहा जाए निम्न में से डी ब्रोगली के अनुसार कौन सा व्यंजक सही है। लेकिन पुराना आरपीएससी 2011 में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा तो लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर h/mv। दूसरे टाइप का क्वेश्चन लैम्डा और वेलोसिटी के अंदर संबंध पूछा जा सकता है। उस समय यह मानना पड़ेगा कि मास कांस्टेंट है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी लैम्डा कम होगी या जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी लैम्डा ज्यादा होगी। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चंस बनने के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो इस तरह की होती है, 4 पार्टिकल्स आपको दे दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि किसकी डी ब्रोगली मैक्सिमम है या किसकी डी ब्रोगली मिनिमम है। इस समय ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम है, किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम है या किसकी न्यूनतम है, तो ये मानते हुए कि चारों पार्टिकल्स की वेलोसिटी बराबर है तो इस स्थिति में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, h कांस्टेंट हो जाएगा, लैम्डा और m एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा और जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कैसा होगा? कम होगा। यही कारण है जो सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी? बीटा पार्टिकल। गया बीटा पार्टिकल आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए बीटा पार्टिकल क्या है? कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का पुंज है, इलेक्ट्रॉन्स ही है। इनके ऊपर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है और इनका द्रव्यमान कैसा होता है? नगण्य होता है। अल्फा कण क्या है? हम बात कर चुके 2 इकाई धनावेश है, 2 इकाई धनावेश है और द्रव्यमान कितना AMU है? 4 AMU है। प्रोटॉन हम बात कर चुके, इस पर 1 इकाई धनावेश है, द्रव्यमान इसका लगभग 1 AMU है। न्यूट्रॉन की बात कर चुके, 0 आवेश होता है और द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU होता है। और बीटा पार्टिकल्स पर मैं बार बार कह रहा हूं बीटा पार्टिकल्स के ऊपर जो आवेश है वो ऋणावेश होता है और इसका जो द्रव्यमान है वो नगण्य होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन गया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम बीटा पार्टिकल्स की होगी। और यहां पर SO2 अणु क्यों गया? क्योंकि इसका मास कैसा है? सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी लैम्डा कैसी है? कम है। थैंक यू आज के लिए। आगे कल अपन इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इससे रिलेटेड जो 2-3 तरह के फॉर्मूले हैं जो मैं आपको आपकी कॉपीज में करा चुका हूं उनको देखें। लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/mv। याद करें तीसरा फॉर्मूला लैम्डा बराबर h/√p की जगह लिखा जा सकता है √2me। यहां पर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि जब इस पर न्यूमेरिकल आता है तो वो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है। इस पर किस तरीके से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो कैसे पूछेगा? आपसे ये कह देगा कि कोई पार्टिकल है, कोई सूक्ष्म पार्टिकल है, इसका द्रव्यमान इतना है और ये इस गतिज ऊर्जा से गति कर रहा है। तो उस स्थिति में आपसे पूछा जाएगा इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो उस समय लैम्डा बराबर h/√2me। यहां पर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो कल जब मैं इस पर न्यूमेरिकल्स करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा इस पर न्यूमेरिकल पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू आज के लिए।